Hello students, welcome back our YouTube channel, The Final Batch Academy। प्रीवियस क्लास में हमने कैश बुक से रिलेटेड कुछ जनरल इंट्रोडक्शन समझे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कैश बुक की टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने 3 टाइप देखे थे। फर्स्ट था सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड पेटी कैश बुक। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है चेक। आपने अच्छे से इसका नाम सुना होगा, चेक का नाम। चेक क्या करता है आप जानते होंगे। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि चेक का काम होता है पेमेंट ट्रांसफ़र करना। जब भी आपको किसी को पेमेंट करना है और पेमेंट करने के लिए आपके पास कैश नहीं है तो आप उसे चेक दे देते हो। उस चेक में क्या प्रोसेस रहता है कि आप चेक बुक आपको बैंक की तरफ से मिलती है, उसमें से आप उस पर्सन का नाम लिखते हो उस चेक में जिसको पेमेंट करना है, यानी कि वह पर्सन कहलाता है पेई। उस पर्सन का नाम क्या होता है? पेई, PAYEE, पेई। तो ये चेक इशू कौन करता है? तो ये चेक बैंक द्वारा इशू किया जाता है, बैंक जारी करता है इसे। हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हमें पेमेंट करना है। लेट सपोज कि रमेश को हमें पेमेंट करना है। रमेश को हमें 13,000 का हमें उसे पेमेंट करना है। तो चेक पर हम क्या करेंगे? रमेश का नाम लिखेंगे, ओके। और फिर हम क्या करेंगे? ये चेक रमेश को दे देंगे। रमेश ये चेक वापस कहाँ लेके जाएगा? बैंक में। रमेश उस बैंक के पास अपना चेक लेके जाएगा जहाँ पर उसका अकाउंट है। जैसे हमने जो उसे चेक दिया है ये SBI का चेक है और रमेश का जो अकाउंट है वह HDFC में है। तो रमेश कौन से बैंक जाने वाला है? HDFC बैंक में जाने वाला है। और यहाँ पर नाम लिखा होगा कि टू पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? रमेश का नाम लिख लेंगे। यहाँ हमारे सिग्नेचर होंगे, यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा। तो ये चेक बैंक द्वारा इशू किया जाता है। हम बैंक को ऑर्डर देते हैं पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करने के लिए, ओके। चेक के टाइप की बात की जाती है तो चेक के मेनली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है काउंटर पेई चेक और सेकंड होता है अकाउंट पेई चेक। ऐसा चेक जिसका पेमेंट काउंटर पर हो जाता है। बैंक का जो काउंटर होता है जहाँ कैशियर बैठता है वहीं पर हमें चेक का पेमेंट मिल जाए, वह कौन सा पेमेंट होता है? वो कौन सा चेक होता है? वह काउंटर पे चेक होता है। इस काउंटर पे चेक में चेक का जो धारक है, जिसके पास चेक है वह चेक का धारक कहलाता है। तो चेक का जो धारक है उस धारक को ही क्या कर दिया जाता है? भुगतान कर दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? काउंटर पे चेक। मान लेते हैं कि मैंने आपको एक चेक दिया, ठीक है, जिस पे नाम आपका ही लिखा हुआ है। तो आप चेक लेकर गए बैंक में और वहाँ पर आपने उसे कैशियर के सामने प्रस्तुत किया, दिखाया उसको। उसने वेरीफाई किया चेक असली है नकली, साइन डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई फर्जी साइन, कोई धोखाधड़ी वाली चीज़ तो नहीं है। तो उसने सारी संतुष्टि करके और फिर उसने आपको तुरंत वहीं पर चेक लिया और तुरंत वहीं पर आपको पेमेंट कर दिया। तो यानी कि ये कौन सा चेक माना जाएगा? ये काउंटर पे चेक माना जाएगा, ओके। हम अपने चेक का पेमेंट और ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड जो चेक का टाइप है वह है अकाउंट पे चेक। इसके नाम से अगर आप मतलब निकालना चाहते हो तो ऐसा चेक जिसका भुगतान केवल खाते में ही होता है। किसके खाते में? जिस पर्सन का नाम यहाँ चेक पर लिखा हुआ है। इस अकाउंट पे चेक में
अगर इस चेक के अंदर अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो इस चेक का पेमेंट आपको हाथ में नहीं देकर आपके खाते में डाला जाएगा, और जब आपकी सुविधा हो तब आप इस खाते से अपना पैसा निकलवा सकते हो। तो पहला होता है काउंटर पे चेक, यानी कि काउंटर तुरंत चेक दिया पैसा लिया, और सेकंड होता है अकाउंट पे चेक। जो अकाउंट पे चेक होता है यह इसका पेमेंट आपको केवल आपके खाते में ही प्राप्त होता है, आपको हाथ में नहीं दिया जाता है इसका पेमेंट। ओके, अब यहाँ पर इस अकाउंट पे चेक के अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, ये डबल लाइन। इन डबल लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेखांकन बोलते हैं, चेक का रेखांकन। और जब भी किसी चेक का रेखांकन होता है यानी कि वह क्या है? एक अकाउंट पे चेक है। ओके, अकाउंट पे चेक के रेखांकन की बात करें, ये रेखांकन कुल मिला के दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो ये रेखांकन दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है सामान्य रेखांकन और दूसरा आता है विशिष्ट रेखांकन। सामान्य रेखांकन क्या होता है कि चेक के लेफ्ट हैंड साइड दो ये पैरेलल समांतर रेखाएं खींच दी जाती है, या ये रेखाएं खींचने के बाद इनके बीच में एक वर्ड ऐड कर दिया जाता है। वो वर्ड क्या है? अकाउंट पे। कौन सा वर्ड है वो? अकाउंट पे। ये होता है सामान्य रेखांकन। लेकिन आप अपने चेक का पेमेंट और ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हो तो आप क्या करते हो कि इन दोनों रेखाओं के बीच में उस पर्टिकुलर बैंक का भी नाम लिख देते हो। जैसे हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, उन समांतर रेखाओं के बीच में एक बैंक का नाम लिख रखा है। बैंक का नाम है SBI। SBI यानी कि जब भी हमारा जो होल्डर है यानी कि धारक है, चेक का धारक जो है जिसके पास अभी चेक है, हमने मान लेते हैं कि A ने चेक इशू किया है और किसको दिया है? B को दिया है। तो B अभी क्या है? इसका होल्डर है, धारक है, B होल्डर है। तो B जब ये चेक लेकर जाएगा तो ये सिर्फ SBI बैंक में ही जा सकता है इसे भुनाने के लिए, या भुनाने का मतलब उसका पेमेंट लेने के लिए। जब भी पेमेंट रिसीव होता है, इस शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको भुनाना। तो B जब तक SBI बैंक में नहीं जाएगा तब तक इसको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये होता है विशेष रेखांकन। अब सवाल ये आता है कि जब चेक का रेखांकन ना हो तो क्या होगा? तो यानी कि जब चेक रेखांकित ना हो तब वह चेक काउंटर पे चेक माना जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारा चेक। अब अगला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? विपर्य प्रविष्टि। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही एक साथ प्रभावित होते हैं, वह एंट्री कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। ऐसी एंट्री जिसमें एक साथ कैश और बैंक दोनों ही प्रभावित होते हैं तो उस प्रविष्टि को हम क्या कहते हैं? विपर्य प्रविष्टि। अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन है ऐसे जिनके कारण कैश और बैंक दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं? तो उसमें पहला जो ट्रांजैक्शन आता है वो है कि बैंक से आहरण किया या बैंक से नकदी निकलवाई। बैंक से आहरण करने, यहाँ आहरण का मतलब ये नहीं है कि हमने घरेलू प्रयोग के लिए लिया है। आहरण का कई बार मीनिंग ये भी होता है कि हमने निकलवाया है, निकासी करवाई है। तो बैंक से हमने पैसा निकलवाया, कैश निकलवाया, नो डाउट व्यवसाय में प्रयोग के लिए निकलवाया है। सेकंड है बैंक में नकदी जमा करवाई, आपने डिपॉजिट करवाया, कैश डिपॉजिट करवाया। कहाँ डिपॉजिट करवाया? बैंक में। थर्ड वाला जो केस है थोड़ा स्पेशल केस है कि किसी अन्य व्यक्ति से आज आपने चेक प्राप्त कर लिया है, किसी कारण से आपने आज उसे बैंक में जमा ना करवा के आपने उसे अगले दिन बैंक में जमा करवाया है, तो इस कारण भी क्या होता है? यह एक कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है।
इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हमें क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा कि फर्स्ट क्या है कि बैंक से हमने 10,000 रुपये निकलवाए। तारीख क्या थी उस दिन? 26 अगस्त 2025। फिर है कि बैंक में हमने 20,000 रुपये जमा करवाए। तारीख क्या थी उस दिन? 27 अगस्त 2025। फिर हमने 28 अगस्त को रमेश से भुगतान के रूप में 1,40,000 का हमने चेक प्राप्त किया, जो किसी रीज़न से हमने उसे अगले दिन क्या करवाया है? बैंक में जमा करवाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में हम प्रारंभिक शेष ले लेते हैं। प्रारंभिक शेष लेते हैं, एक तो नकद का, नकद का प्रारंभिक शेष है हमारा 20,000 और बैंक का हमारा प्रारंभिक शेष हो गया 1,00,000। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमने बैंक से 10,000 रुपये निकलवाए हैं। अभी बैंक में हमारे पास ऑलरेडी कितने पड़े हैं? 1 लाख पड़े हैं। 1 लाख में से 10,000 निकलवा लिए हैं, तो यानी कि अब हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए? 26 अगस्त को हमारा बैलेंस होना चाहिए 90,000। आई बात समझ में? फिर हमने क्या किया? बैंक में 20,000 रुपये जमा करवाया। 20,000 रुपये हमने जमा करवाए, तो यानी कि देखो 1 लाख हमारा कैश था, उसमें से 10,000 हमने निकलवा लिए, तो यानी कि 90,000 बचे। 90,000 में फिर हमने 20,000 और जमा करवाए थे, 90 + 20, यानी कि अभी हमारा 27 अगस्त को हमारा बैलेंस कितना है? 1,10,000। फिर बात करें कि हमारा 28 तारीख को क्या होगा? तो 28 तारीख को क्या हो रहा है कि रमेश से भुगतान के रूप में हमने 1,40,000 का चेक प्राप्त किया, जिसे अगले दिन हमने बैंक में जमा करवाया। तो अगला दिन कौन सा था? अगला दिन था हमारे यानी कि 29 अगस्त। 29 अगस्त को हमने क्या करवाया? बैंक में जमा करवाया। और अभी हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 1,10,000 पर चल रहा है। कौन सी तारीख तक? 27 अगस्त तक। 29 तारीख को क्या होगा कि प्लस 1,40,000 और हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि चेक तो हमें 28 तारीख को मिला है और जबकि मैं बैलेंस 29 तारीख को बढ़ा रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अब यहाँ पर चेक हमें 28 तारीख को मिला है और हमने तुरंत उसे जमा नहीं करवाया था, यानी कि उस देखो चेक जब तक मैं अपने बैंक में जमा नहीं करवाऊँगा तब तक मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हाँ या ना? तो सीधा सा उत्तर है ना, क्योंकि जब तक चेक बैंक में गया ही नहीं तो बैंक वाले को कैसे पता होगा कि पैसा आया है ना? तो पैसा आया ही नहीं, इसका मतलब बैंक वाले के हिसाब से तो पैसा आया ही नहीं ना। तो चेक हमारे पास पड़ा है 28 तारीख को, तो बैंक वाले को सपना थोड़ी आएगा बैंक में बैठे बैठे कि चेक आया है। हमने उसे चेक का चेहरा कब दिखाया? 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त को दिखाया तो उसे पता चला ना, अच्छा चेक आया है, ओ हो लाओ 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 लाओ। तो यानी कि जब 28 तारीख को जो चेक हमें मिला है ना, ये हमारे लिए किसके समान है? ये हमारे लिए कैश के समान ही है। आप बात को समझना। 28 तारीख को चेक मिला, हमें किससे मिला है? रमेश से मिला है। तो यहाँ पर 28 तारीख को जब चेक हमने बैंक में नहीं जमा करवाया, यानी कि ये चेक हमारे लिए किसके समान है? कैश के समान है। इससे बैंक प्रभावित नहीं होगा। ओके, तो ये कैश है एक तरह से। फिर इस चेक को हमने, इस चेक यानी कि ये कैश को हमने फिर अगले दिन 29 अगस्त को बैंक में जमा करवाया, तो अब हमारा बैंक प्रभावित होगा। तो
तो यानी कि 29 अगस्त को हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो पहले से हमारा बैंक बैलेंस 1,10,000 था 27 तारीख को। 29 अगस्त को हमारा बैंक बैलेंस 1,40,000 से बढ़ गया है। तो यानी कि अब हमारा बैंक बैलेंस होगा 2,50,000। ये तो बात थी बैंक की। अब बात करते हैं कैश की। कैश की बात करें तो देखो अभी तक हमारे पास कितना कैश पड़ा है, तो अभी हमारे पास कैश पड़ा है 20,000। हमने बैंक से 10,000 रुपये निकलवाए हैं, तो उसका कैश पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कैश हमारा बढ़ेगा। 20,000 हमारे पास पहले से पड़े हैं, 10,000 हमने बैंक से और निकलवा लिए हैं, तो अब हमारे पास कैश हो गया टोटल 30,000 का। 30,000 का कैश हो चुका है। अगले दिन क्या हुआ कि हमने 27 तारीख को 20,000 के अभी जमा करा दिया बैंक में। 30,000 में से 20,000 गए तो क्या हुआ, 20,000 गए यानी कि 10,000 बचा। यानी कि 27 अगस्त को हमारा जो कैश बैलेंस पड़ा है, कैश हमारे पास कितना पड़ा है, कैश हमारे पास पड़ा है सिर्फ 10,000 का। अब 10,000 का अब 28 तारीख को क्या हुआ, रमेश से हमने चेक लिया है 1,40,000 का, समझना। तो हमने उसे तुरंत नहीं जमा करवाया, इस चेक को हमने क्या माना, कैश माना। तो 10,000 का हमारे पास कैश पड़ा हुआ है और फिर 28 तारीख को हमारा जो कैश है वो 10,000 प्लस 1,40,000 यानी कि 1,50,000 हो चुका है। ओके। और फिर क्या हुआ, हमने 29 तारीख को फिर हमने क्या किया, इसमें से 1,40,000 मैंने बैंक में जमा करवा दिए थे। अब हमारा कैश फिर से कितना हो चुका है, 10,000 हो चुका है। ओके, चलो इसको हम अब कैश बुक में नोट करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इसकी पहले आपको एंट्री दिखाते हैं। एंट्री से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। बैंक से 10,000 रुपये निकलवाएं, कौन सी तारीख, 26 तारीख। एंट्री करते हैं हम, बैंक से 10,000 रुपये निकलवाएं। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैं फिर से लिख लेता हूँ उसको। ठीक, बैंक से 10,000 रुपये का आहरण। अगर ये घरेलू आहरण होता तो केस बिल्कुल डिफरेंट होता। एंट्री होती हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ आहरण का है ना, तो हमारे व्यवसाय के लिए होगा वो। तो एंट्री होगी, आहरण किया, बैंक से आहरण किया तो बैंक कम हुआ, बैंक कम हो तो क्रेडिट, कैश बढ़ा, कैश बढ़े तो डेबिट, बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा, सेकंड क्या है, सेकंड है 20,000 हमने जमा करवाए बैंक में, 20,000 जमा करवाएं। आप बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए। जब भी बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, तो बढ़ेगा। बैंक बढ़े तो डेबिट, तो बैंक को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। और बैंक में पैसा जमा करवाया तो कैश कम होगा, तो कैश को क्या कर देंगे हम यहाँ पर क्रेडिट, अमाउंट वही 20,000। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री जो 2 दिन चल रही है, 28 और 29। तो हमने क्या किया, इसको मैं 2 पार्ट में लिखता हूँ। 28 को रमेश से चेक प्राप्त और 29 को चेक बैंक में जमा। क्या होता अगर ये एंट्री होती नहीं, यानी कि सिर्फ यही बात होती कि बस चेक प्राप्त किया, आगे ऐसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती हमें,
चलो इस पर बाद में बात करते हैं। अभी क्या करते हैं कि चेक प्राप्त किया, इस चेक को क्या माना जाएगा, कैश माना जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, अमाउंट वही 1,40,000। और फिर हमने अगले दिन उसे बैंक में जमा करवाया, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब हमने शुरुआत की थी टॉपिक की, तो हमने नाम क्या लिया था इसका, कॉन्ट्रा एंट्री। और हमने कहा था कि जहाँ कैश और ऐसी एंट्री जहाँ पर कैश और बैंक दोनों एक साथ डेबिट या क्रेडिट होते हैं, डेबिट क्रेडिट होते हैं, तो उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो बताइए क्या यह कॉन्ट्रा एंट्री है? हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश बैंक दोनों आ रहे हैं। क्या यह कॉन्ट्रा एंट्री है? बिल्कुल यह भी कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या यह कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैश आ रहा है, बैंक नहीं आ रहा। क्या यह कॉन्ट्रा एंट्री है? बिल्कुल यह कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर कैश और बैंक दोनों आ रहा है। अब इनकी पोस्टिंग करते हैं हम। फर्स्ट, इसकी तारीख थी 26 अगस्त 25। पर ये ध्यान रखना हमारे ओपनिंग बैलेंस भी दे रखे हैं, साल की शुरुआत के हैं। और कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम कहाँ किस तरफ दर्शाते हैं, डेबिट साइड। यहाँ इस तरफ लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, बैलेंस को हमने शॉर्ट में BAL लिखा है। कैश बैलेंस था हमारा 1 2 3 4 20,000। बैंक बैलेंस था हमारा 1 लाख। ओके, फिर 26 अगस्त को क्या हुआ, बैंक से 10,000 का आहरण किया। ठीक है, ध्यान से देखना, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश डेबिट करना है हमें, तो कैश हमने डेबिट करना है, या कैश इस तरफ। एक बार आप क्या करेंगे कि कैश डेबिट हो रहा है ना 10,000 से, तो ये हमने कैश के यहाँ 10,000 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट कौन हो रहा है, बैंक। तो यहाँ हम सीधा लिख देते हैं टू बैंक। ओके, और बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो अब बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। ये क्रेडिट में आ गए, ये रहा बैंक, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो बैंक को क्रेडिट करना है कितने से, अमाउंट आएगा हमारा 10,000। ये 10,000। अब यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और तारीख आ जाएगी आपकी वही 26 अगस्त 2025। अब इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों एक साथ डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे अलग दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आगे क्या लिखने वाले, इसका C लिखने वाले, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह हम इसके आगे क्या लिखने वाले हैं, C। ये दिखाएगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर ये एंट्री नहीं समझ में आए तो हम एक बार फिर से अगली एंट्री कर रहे हैं, तो हम उसे पूरा प्रयास करेंगे समझने का। ओके, अगली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 20,000।
एक रूल बताया था आपको मैंने, जो डेबिट हो रहा है उसे क्रेडिट करना है और जो क्रेडिट हो रहा है उसे डेबिट करना है। ओके, तो जो बैंक डेबिट है उसे क्रेडिट करेंगे और जो क्रेडिट है उसे डेबिट करेंगे। ये बैंक डेबिट है, इसे क्रेडिट करना है। इसे क्रेडिट कहाँ करेंगे हम? कैश कॉलम में। ओके, और ये जो कैश है क्रेडिट हो रहा है उसे बैंक कॉलम में हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो हम आगे इधर यहाँ पर ये यहाँ पर तारीख लिखते हैं हम 27/8/25। यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो हमने यहाँ 20,000 सीधा ही पहले लिख लिए। और यहाँ किसका नाम आएगा? कैश का, तो आएगा टू कैश। बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। यहाँ पर टू कैश 20,000। अब कैश भी तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो 27 तारीख को ही इस तरफ आएगा बाय बैंक। अब कैश जो है वो भी कितना है? इसके आगे भी सी लिखा जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ओके, फिर हमारी थर्ड एंट्री है कि 28 तारीख को चेक प्राप्त किया हमने रमेश से, जिसे हमने कैश माना है क्योंकि सेम डे हमने उसे बैंक में जमा नहीं करवाया है। एंट्री अच्छे से देख ले, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। मेरी सलाह है कि एक बार ये एंट्री आप अपने पेज पे नोट कर लेंगे ताकि इसको समझने में आसानी रहेगी। तो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, रमेश क्रेडिट हो रहा है। तो 28 तारीख 28/8/25 टू रमेश कितना है? 1,40,000। फिर 29 तारीख को क्या किया हमने? इस चेक को बैंक में जमा करवाया, तब एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लेंगे फिर से। आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके एक बार जो एंट्रीज हैं, एक बार एंट्रीज को एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो सारी एंट्रीज दिखा देता हूँ। तो 29 तारीख क्या कर रहे हैं हम? बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो ये 29 तारीख बैंक में पैसा जमा कराया, यानी कि कौन से कॉलम में लिखूंगा? अब ये ध्यान रखना है कि भाई जमा करवा रहे हैं, पैसा आ रहा है तो डेबिट ही होगा और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। भले कैश में आए भले बैंक में आए, वो मैटर नहीं कर रहा इतना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैश में आ रहा है तो कैश में डेबिट, बैंक में आ रहा है तो बैंक में डेबिट। लेकिन आएगा किस तरफ? डेबिट में ही आएगा। तो यहाँ पर हमने बैंक में 20,000 रुपये जमा 1,40,000 जो चेक है वो बैंक में जमा करवाया। तो कौन से कॉलम में लिखा जाएगा? बैंक कॉलम में 1,40,000। यहाँ किसका नाम आएगा? सीधा कैश अकाउंट। अगर बैंक में लिख रहे, अगर यहाँ बैंक में लिख रहे हैं तो इधर कैश, और इधर कैश में लिख रहे हैं तो बैंक। देखो समझो, यहाँ पर देखो कैश को डेबिट कर रखा है ना 10,000 से, तो यहाँ बैंक आया। बैंक को डेबिट करा 20,000 से तो कैश आया, है ना। यहाँ बैंक को डेबिट कर रखा है तो कैश आया। तो एक छोटा सा ट्रिक बना लो अपने दिमाग में। अब कैश डेबिट है तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रेडिट करेंगे 1,40,000 से। कैश क्रेडिट है तो बैंक इस तरफ लिखा जाएगा, तो बाय बैंक। इसके आगे से लिखा जाएगा 29/8/25। ओके, अब इनके बैलेंस निकालने की बारी है। तो इधर कितना है? 20, 10 और 1,40, और इधर 1,40 और 20। अब मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। 1,40 से 1,40 गए, 20 से 20 गए, तो कितना बचा? 10। 10 इस तरफ बचा है, तो ये इधर आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD। और ये कब निकलेगा? 31 अगस्त 2025 को। वैसे ही बैंक इधर 1,00,000, इधर 20,000 और इधर 1,40,000 और इधर 10,000। तो 1,40,000 और 1,50,000 दोनों मिलके कितने हुए? 2,40,000। और 2,40,000
ये 10,000 में से 20,000 के 10,000 बचा इस तरफ, तो 2,40,000 प्लस 10,000, तो यानी कि इधर बैलेंस कितना आने वाला है 2,50,000। ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, हमारा बैंक का ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, और यहाँ पर टोटल लिख देंगे। इन सबकी टोटल कितनी आ रही है 1,40,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो यानी कि आ रही है यहाँ पर 1,70,000। तो इधर भी 1,70,000 होनी चाहिए, तो इधर भी 1,70,000 ही है। फिर यहाँ पर 1,00,000 प्लस 1,40,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पर आएगी 2,60,000। यहाँ पर भी कितनी आएंगी 2,60,000 टोटल दोनों की। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेरी है, कुछ भी आपको समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।